रात के लगभग 11 बज रहे थे। वादियों में हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, मानो कोई चू भी करे तो मीलों दूर तक उसकी आवाज साफ सुनाई पड़ती। और इस घनघोर अंधेरे में अगर कुछ दिखाई दे रहा था तो वो था हॉली इंटरनेशनल स्कूल, जो इस घाटी की सबसे ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ एक आलीशान स्कूल है, जहां से आ रही रोशनी की चारों तरफ अंधेरे में धुंध ऐसे घूम रही थी जैसे मानो कि वो इस स्कूल को अपने कब्जे में लेकर पहरा दे रही हो। इस घुप अंधेरे में स्कूल से छलकती धीमी रोशनी में कोई अकेले इधर से उधर घूम रहा था, मानो वो स्कूल के गेट पर पहरा दे रहा हो। उसकी उम्र यही कोई 35 से 40 के बीच की लग रही थी। चेहरे से परेशान वो गेट पर इधर उधर घूमते हुए बार बार घड़ी को देख रहा था, मानो उसे किसी के आने का इंतजार हो। अब देखने में वो इतना उम्र दराज नहीं लग रहा था जितना कि उसने पहनावे से खुद को बना रखा था। चेक शर्ट के ऊपर हाथ से बुना स्वेटर और उसके ऊपर मोटा सा कंबल जैसा ओवरकोट और चेहरे के ऊपर एक मोटे फ्रेम का चश्मा। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई प्रोफेसर या प्रिंसिपल हो। अगर हाँ, तो फिर वो आधी रात में मेन गेट पर इस तरह पहरा क्यों दे रहा है? और सिर्फ पहरा ही नहीं दे रहा बल्कि अपनी घड़ी को देखते हुए कुछ बड़बड़ा भी रहा था। न जाने वो खुद को क्या समझते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ आते हुए इतनी देर ना करें। अगर इन्हें कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मन ही मन वो आदमी ये बड़बड़ा ही रहा होता है कि तभी कहीं से गाड़ी की एक तेज आवाज आती है, जैसे किसी मोड़ पर गाड़ी एकदम तेजी से टर्न ले रही हो। इतना हुआ ही था कि देखते ही देखते एक गाड़ी उस आदमी के सामने आकर रुक जाती है और उसके पीछे एक और गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से कुछ लड़के और लड़की उतरकर सीधे दरवाजे के पास खड़े उस आदमी के पास पहुंच जाते हैं। उन सभी लोगों की उम्र लगभग उतनी ही थी जितनी कि दरवाजे पर खड़े उस इंसान की थी, लेकिन कोई गेट पर खड़े उस इंसान की तरह नहीं बल्कि पूरे टिप टॉप अमीर घर से लग रहे थे। और इससे पहले कि वो कुछ कहते, गेट पर खड़े उस आदमी ने मुंह बनाते हुए कहा, हमने पहले ही आप लोगों से कहा था कि यहाँ आने में देरी मत कीजिएगा। आप लोगों को शायद पता ना हो, लेकिन ये जगह पहले जैसी नहीं रही। बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं यहाँ। रात बिरात इधर उधर घूमना सही नहीं है। ये कौन है साला? अच्छा, ये तो अपने वॉचमैन का बेटा लग रहा है। 20 साल हो गए लेकिन आप सुधरे नहीं है रणधीर। अरे मैं तभी नहीं सुधरा जब मेरा बाप मिनिस्टर था। अब तो मैं खुद मिनिस्टर हूँ, तो क्या खाक सुधरूंगा? अच्छा ये बता, अपने बाप की तरह तू भी यहाँ वॉचमैन है क्या? अरे टेंशन ना ले, यहाँ से जाने से पहले मैं तेरी सैलरी तिगुनी करवा दूंगा। हाँ। रणधीर की बात सुनकर गेट पर खड़े उस इंसान की शक्ल बन जाती है और वो कुछ कहने ही वाला होता है कि समीर बीच बचाव करते हुए कहता है, रणधीर, आपको इनकी सैलरी बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ सबको सैलरी यही देते हैं। उस वक्त वॉचमैन के बेटे थे, लेकिन इस वक्त स्कूल के प्रिंसिपल हैं। सो प्लीज गिव हिम सम रेस्पेक्ट। ओह, आई एम सॉरी। पर देखो, हमारे राज में तो गरीब लोग भी तरक्की कर रहे हैं। वहां मौजूद सभी लोग रणधीर की बात सुनकर हंस देते हैं, लेकिन समीर और रणधीर की बीवी को रणधीर का ये मजाक बहुत ही अजीब लगता है। स्कूल का प्रिंसिपल विपुल भी उसकी बातें सुनकर गुस्सा हो जाता है, पर इससे पहले कि वो कुछ कहता, वादियों से एक तेज आवाज गूंजती है और चमगादड़ों का एक झुंड उनके पास से ऐसे गुजरता है कि उनकी सांसें फूल जाती है। वादियों का माहौल अचानक से बदलने लगता है। आसपास के सभी पेड़ हवा में घूमने लगते हैं। ये सब देखकर प्रिंसिपल विपुल का गला सूखने लगता है और वो जोर से कहता है, आप लोग गाड़ी में बैठिए और अंदर चलिए, बिल्कुल मेरे पीछे। कोई बहस नहीं करेगा। ओए वॉचमैन, सॉरी प्रिंसिपल, मुझे आज भी स्कूल का हर कोना तुझसे ज्यादा पता है, तो तेरे पीछे क्यों आऊं? बहस नहीं करना मुझे। गाड़ी में बैठिए और मेरे पीछे आइए। इतना कहता हुआ विपुल अपने स्कूटर पर बैठकर उसे स्टार्ट करने लगता है और समीर रणधीर को समझाकर गाड़ी में बिठाता है और सभी विपुल के पीछे पीछे स्कूल के अंदर जाने लगते हैं, जो एक बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ होता है।
गाड़ियां जैसे जैसे अंदर जाती है वैसे वैसे सभी लाइट्स एक एक कर बंद होती चली जाती हैं, पर किसी का ध्यान इस बात पर नहीं होता है। सिर्फ प्रिंसिपल ही इन सभी घटनाओं को पीछे मुड़कर देखता है और ठंड में भी उसके पसीने छूटने लगते हैं, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहता और खुद अंदर जाकर सबको अंदर ले लेता है। अंदर हॉल में पहुंचकर वो सभी को एक जगह बिठाता है और खुद उन सभी के सामने खड़े होकर कहता है, देखिए, मैंने आप सभी के कहने पर ये रीयूनियन अरेंज तो किया है जिसकी शुरुआत कल से होगी, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आप में से कोई भी कहीं भी बिना मेरी इजाजत के नहीं जाएगा। आप 20 साल बाद यहाँ आए हैं और हम चाहते हैं कि अच्छी यादें लेकर वापस जाएं, क्योंकि आपके जाने के बाद यहाँ बहुत कुछ बदल गया है जिसे जानकर आपको कोई फायदा नहीं है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप यहाँ सावधानी से रहें। हम कल मिलेंगे, आप तब तक आराम कीजिए। बाकी शाम आप सबको बता देगा कि आपके रहने का इंतजाम किधर है। ये साला प्रिंसिपल बन गया तो क्या समझता है, मुझ पर हुक्म चलाएगा। मेरा जहां मन करेगा मैं वहां जाऊंगा, देखता हूं मुझे कौन रोकता है। अनुष्का। रणधीर इतना कहते हुए जैसे ही अनुष्का की तरफ देखता है तो वो वहां नहीं होती है। फिर इधर उधर नजर घुमाता है तो देखता है कि अनुष्का तो समीर से बातें कर रही होती है, पर अनुष्का का यूं समीर से मुस्कुराकर बातें करना रणधीर को जरा भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो फिर भी अपने गुस्से को काबू में करते हुए कहता है, सालों पुरानी दोस्ती की याद की जा रही है और मुझे भूल गए तुम दोनों। ऐसा नहीं है, और अनुष्का तुझे कैसे भूल सकती है? अब तो वो तेरी बीवी है। थैंक गॉड कि तुम्हें पता है कि वो मेरी बीवी है। अरे बस मैं तो मजाक कर रहा हूँ। तो गाइस, कैरी ऑन। और अनुष्का, तुम्हारा हो जाए तो बताना, हम कमरे में चलेंगे। अरे हो गया है, हम बस नॉर्मली बातें कर रहे थे। तुम जाओ, आराम करो। जाओ अनुष्का, कैरी ऑन, कल मिलते हैं हम। एक एक करके वहां से सभी लोग आराम करने के लिए शाम के बताए गए एक कमरे में चले जाते हैं। कोई बच जाता है तो अंत में वो है समीर, जो अपने स्कूल के पुराने दिनों की याद कर रहा होता है। उस हर जगह को देख रहा होता है जहां कभी उसका वक्त गुजरा था। वो उस असेंबली हॉल के स्टेज को देख रहा होता है जहां खड़ा होकर वो कभी स्पीच दिया करता था। तभी उसके दिमाग में उन पुराने दिनों की झलकियां चलने लगती है जब वो और अनुष्का साथ हुआ करते थे, यानी एक दूसरे के प्यार में। तभी उसके सामने एक और चेहरा आ जाता है और वो कहता है, समीर। तभी अचानक से श्याम उसे टोक देता है और समीर यादों से बाहर आ जाता है। फिर कहता है, श्याम, मुझे विपुल के कमरे में ले चलो। अब मतलब प्रिंसिपल साहब के कमरे में ले चलो। कौन? विपुल, मैं समीर। क्या हुआ मिस्टर समीर, कोई तकलीफ? आप इतनी देर तक यहाँ अपने कमरे में नहीं गए? श्याम, आप जाइए, मैं विपुल से मिलकर आऊंगा। श्याम, यही रुको, कमरे के बाहर ही। साहब बात करके बाहर आएंगे तो इन्हें इनके कमरे तक छोड़ आना, और ध्यान रखना रात को कोई भी बाहर ना निकले। श्याम बाहर ही रुक जाता है और दोनों कमरे के अंदर चले जाते हैं। समीर विपुल के कमरे को चारों तरफ से देखता है तो उसे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं, क्योंकि वहां पर उनके स्कूल के दिनों की कई पिक्चर्स लगी होती हैं, जिनमें से कई पिक्चर्स में तो वो भी होता है। फिर वो विपुल से बातें करने लगता है। यार विपुल, तुम मुझसे नाराज क्यों है? मैं, तुम और नमन काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, और ये नमन कहाँ है? वो नहीं आया? काफी कांटेक्ट करने की कोशिश की मैंने, पर कुछ पता नहीं चला। स्कूल के आखिरी दिन के बाद उससे मेरी कोई बात नहीं हुई, ना ही किसी को उसके बारे में कुछ पता है। तुमसे कभी बात की क्या उसने? नहीं यार, उस आखिरी दिन के झगड़े के बाद मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उससे बात करूं, क्योंकि मुझे बाद में एहसास हुआ कि गलती मेरी ही थी। मुझे इस तरह से उससे बात नहीं करनी चाहिए थी। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था और उसके लिए ही मैं यहाँ आया हूँ, ताकि मैं उससे मिलकर अपनी पुरानी भूल सुधार सकूं। पर यहाँ आया तो वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। कैसे दिखेगा समीर, क्योंकि नमन तो। इससे पहले कि प्रिंसिपल विपुल से कुछ और कह पाता, कॉरिडोर से एक तेज आवाज आती है और सभी उसी ओर दौड़ पड़ते हैं। श्याम बताता है कि आवाज उस ओर से आई है जिधर स्कूल की पुरानी लाइब्रेरी है। रास्ते में प्रिंसिपल और समीर को रणधीर भी मिल जाता है, जिसके हाथ में स्टील का एक फ्लास्क है
और वो उससे दारू की चुस्की लेते हुए कहता है, प्रिंसिपल, ये रात गए कौन चीख रहा है? वही हम देखने आए हैं, आप अपने कमरे में जाइए। ए वॉचमैन, तू मुझे ऑर्डर नहीं दे सकता। मैं भी देखूंगा आखिर तेरे स्कूल में हो क्या रहा है। विपुल, इसे छोड़ो, हम चलकर देखते हैं कि आवाज किसकी थी। इस वक्त समीर की बात में ही समझदारी थी, इसलिए सभी आवाज की ओर जाते हैं और लाइब्रेरी के अंदर घुसते हैं, जहां की लाइट्स ऐसे कंपकपा रही थी मानो फूटकर ब्लास्ट हो जाएगी। इस आती जाती रोशनी के बीच कुछ भी देख पाना मुश्किल था। इसी बीच रणधीर को ऐसा लगता है कि जैसे कोई खिड़की के बाहर हो। वो पूछता भी है पर कोई जवाब नहीं देता। तभी उनकी नजर एक अलमारी पर जाती है जो पुरानी बंद पड़ी लाइब्रेरी के कोने में रखी होती है और हिल रही होती है, और उसके अंदर से ऐसे आवाजें आ रही थी कि मानो कोई उसके अंदर फंसा हो और लगातार गेट को अंदर से थपथपा रहा हो कि मुझे बाहर निकालो। समीर उधर बढ़ ही रहा होता है कि प्रिंसिपल उसका हाथ पकड़ लेता है। समीर पलट कर देखता है तो उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही होती है, डर जो उसके सर से पसीने के रूप में बाहर आ रहा था। उन दोनों को यूं एक दूसरे की तरफ देखता देख रणधीर कहता है, तुम लोग साले इतने सालों बाद भी वैसे ही डर रहे हो जैसे स्कूल में डरते थे। मैं जाता हूँ आगे। इतना कहते हुए रणधीर शराब की एक चुस्की लेता है और अलमारी के पास पहुंचकर जैसे ही उसे खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है कि अंदर से थपथपाने की आवाज रुक जाती है और किसी के रोने की आवाज आने लगती है। कौन है अंदर? अरे बोलते क्यों नहीं? रणधीर के इतना पूछते ही सभी आवाजें बंद हो जाती हैं। फिर जैसे ही रणधीर दरवाजा खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है कि अंदर से जोर से थपथपाहट की आवाज आती है और रणधीर डर कर जमीन पर गिर पड़ता है। पूरी लाइब्रेरी की लाइट्स जलने बुझने लगती है और अचानक से अलमारी का दरवाजा टूटता है और अंदर से एक लाश निकलकर सीधे रणधीर के ऊपर आ गिरती है। रणधीर की चीख निकल जाती है और उस चीख के साथ ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। विपुल, ये रवि है ना जिसने नमन को अलमारी में बंद किया था? हाँ। तो इसे किसने मारा? नमन ने। पर नमन तो यहाँ है ही नहीं। उसकी आत्मा। क्या फालतू की बातें कर रहे हो विपुल? नमन मर गया जो उसकी आत्मा आएगी? वैसे भी आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती है। होती है समीर। क्या हुआ समीर, तुम ठीक तो हो? नमन, क्या हुआ था नमन को विपुल? जो भी हुआ, पर हुआ स्कूल के आखिरी दिन ही। बाद में उसकी लाश पहाड़ी के नीचे मिली। रणधीर का हाथ था इसमें। अब वो बदला ले रहा है। मतलब अब रणधीर की जान खतरे में है, हमें उसे बचाना होगा। इतना कहते हुए समीर बाहर की ओर भागता है और देखता है कि रणधीर ऊपर की छत की रेलिंग पर है और ना जाने किससे बात करते हुए बड़बड़ा रहा था कि तू जिंदा कैसे हो सकता है, तू तो मर गया था। समीर और विपुल दोनों समझ जाते हैं कि हो ना हो उसे नमन की आत्मा दिखाई दे रही है। जिसके बाद समीर विपुल को पूरी आप बीती सुनाता है कि 20 साल पहले जब नमन ने समीर को बताया था कि अनुष्का उसे चीट कर रही है, वो बात सच थी। लेकिन समीर ने वो बात नहीं मानी और दोनों का झगड़ा हो गया। जिसके बाद रणधीर और रवि और बाकी लोगों ने नमन को लाइब्रेरी में खूब पीटा क्योंकि उसने समीर को सच सच बता दिया था। उसके बाद नमन पहाड़ी पर समीर के पीछे गया, लेकिन तब तक समीर अनुष्का से ब्रेकअप कर चुका था क्योंकि उसकी वजह से उसकी दोस्ती खराब हो गई थी और इस बात का ही गुस्सा अनुष्का को आया। फिर जब नमन उसे अकेला दिखा तो अनुष्का ने नमन को पहाड़ी से धक्का देकर गिरा दिया और नमन ने दोस्ती में अपनी जान गंवा दी। इधर विपुल की बात खत्म हुई और उधर रणधीर का पांव फिसला और वो जमीन पर गिरकर खत्म हो गया। समीर सीधे भागते हुए अनुष्का के कमरे में गया क्योंकि उसे पता था कि अब नमन अपना अगला शिकार अनुष्का को ही बनाएगा। और हुआ भी यही क्योंकि अनुष्का अपने कमरे में नहीं थी। समीर की नजर बाहर गई। अनुष्का पहाड़ी की तरफ बढ़ रही थी अपना नाइट गाउन पहने हुए, तो वो भी उसके पीछे भाग निकला। लेकिन तब तक अनुष्का पहाड़ी के कोने तक पहुंच चुकी थी। अनुष्का, आगे मत बढ़ना। तुझे क्या लगता है समीर, तू उसे बचा लेगा? ये तब भी तेरे लिए सही नहीं थी
और आज भी नहीं। यह आवाज अनुष्का के मुंह से निकल रही थी, पर बोल कोई और रहा था, यानी कि नमन, जिसने अनुष्का के शरीर पर कब्जा कर रखा था। और इससे पहले कि समीर कुछ करता, अनुष्का का पांव खाई की तरफ बढ़ता है और वो उसमें गिरने ही वाली होती है कि समीर उसका हाथ पकड़ लेता है। अनुष्का का खाई में गिरना या ना गिरना अब समीर के हाथ में होता है। अनुष्का चिल्ला रही होती है कि समीर उसे बचा ले। नमन की आत्मा उसके शरीर से जुदा होकर शैतानी हंसी हंस रही होती है और कहती है, इसे बचाना चाहता है समीर, जिसने तुझे धोखा दिया। उसे बचाना चाहता है जिसने मुझे यहाँ से धक्का दिया। और जब मैं किसी तरह बचने वाला था तो मेरे ऊपर इसने बड़ा पत्थर गिराकर मुझे जान से मार दिया। मुझे एक पल के लिए छोड़ भी दी। इसने तो मेरी माँ को भी मरवा दिया ताकि वो मेरे लिए आवाज ना उठा सके। तू बचाना भी चाहेगा तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इतना सुनते ही समीर अनुष्का का हाथ छोड़ देता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वो अपने दोस्त की बात सुनता है और मानता भी है और सोचता है कि काश उसकी बात वो 20 साल पहले मान लेता तो आज ये सब नहीं होता। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी कोई डर से भरी दमदार कहानी है तो भेजिए हमारे मेल एड्रेस पर अभी।